किसी ने सही कहा है that a market crash is the best thing that can happen to your wealth over time. Well, किसी ने भी लिखा है, मधुर अग्रवाल ने कहा है. And the point that I'm trying to tell you is जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। यहाँ पे बात है वो चीज पे बात करना जो 99% ऑफ लोग बात नहीं कर रहे हैं या एक स्ट्रक्चरल इशू विद इंडियन इकोनॉमी बता के डिसमिस कर रहे हैं। दैट सब खत्म हो गया नैरेटिव एंड एकदम से अब लोग यूएस स्टॉक मार्केट की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं एंड इंडियन स्टॉक मार्केट खत्म हो गया है। एफआईआईज ने पैसे निकाल लिए हैं, हम ऑयल शॉक से जूझ रहे हैं, हमारे पास खुद के पास कोई पैरिटी परचेज पावर नहीं है, कुछ लोग ये अमीर बन रहे हैं, सब लोग परेशान हो रहे हैं एंड ओवरऑल द नैरेटिव इज कि इंडिया इज गोइंग टू फेल। दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू। टुडे वी विल टॉक अबाउट फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, क्या क्या चीजों में इंडिया इज एक्चुअली गुड एंड व्हाई इट मेक्स सेंस टू बिलीव कि एक निफ्टी एक सपोर्ट लेवल पे है एंड और इफ यू आर एन इंडियन इन्वेस्टर जो बहुत टाइम से देखता आ रहा है लाल लाल में सब कुछ, तो व्हाट कैन यू डू राइट नाउ। सिंपल सी बात समझाता हूँ। लेट्स से अमित जी लव्स बीकाजी टाइप की भुजिया का पैकेट है 100 रुपए का, वो 80 रुपीज का हो जाता है। तो क्या भुजिया के पैकेट को उसको खराब बताने लग जाओगे? नहीं, क्वालिटी सामान तो अभी भी मिल रहा है, चीज तो वही है, बस सस्ती है राइट। मार्केट फोर्सेस के हिसाब से सेम गोज विद पेट्रोल। अगर मान लो आज पेट्रोल 80 रुपए का हो जाए तो क्या आप लोगे या मना कर दोगे नहीं भाई 120 रुपए 110 रुपए के पेट्रोल की लेने की आदत थी, अब ये वाला पेट्रोल तो खराब होगा इसलिए मैं नहीं लूंगा? ऑब्वियसली लोगे बिकॉज दैट इज पेट्रोल। सो दैट्स द सेम थिंग। अगर मार्केट वैसा का वैसा है, सेम चीजें, सेम फंडामेंटल है, सेम लोग है, सेम कंपनीज है, तो एकदम से मार्केट खराब कैसे हो गया? बस बात ये कि वो थोड़ा सस्ता है, पहले थोड़ा सा महंगा था, वैल्यूएशन रिच थी तो लोगों को मजा आता था। अब जब सब कुछ लाल है तो प्रॉब्लम हो रही है। लेट मी टेल यू दिस कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, सबने अपनी वेल्थ क्रैशेस में ही बनाई है, स्टॉक मार्केट के क्रैश में ही बनाई है। झुनझुनवाला साहब अपने, वॉरेन बुफे साहब अपने, मतलब सब लोगों ने जो वेल्थ एक्यूमुलेट करे हैं स्टॉक मार्केट के तरीके से। बिजनेसेस अलग कर देते, जिसने बिजनेस ओन किए हैं, माइनिंग का काम करा है, एयरपोर्ट खरीदे, वो अलग कर देते हैं। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिसने स्टॉक मार्केट एज अ वेल्थ मैनेजर बिजनेस बिल्ड किया है, उसने कब पैसे कमाए? क्रैश में ही कमाए हैं और हाईली कंसंट्रेटेड और कन्विक्शन के साथ कमाए। और प्रॉब्लम ये नहीं कि क्रैश आता है, प्रॉब्लम ये है कि भाई क्रैश आता है उसके बाद पता नहीं चलता कि ये सही है, भरोसे लायक है या नहीं है। जब प्राइस आज ही बढ़ जाएगी तो यार बात तो सही थी, बढ़िया मार्केट, सब में जबरदस्ती डाउट कर रहा था, यही बात हो जाती है। सो राइट नाउ निफ्टी इज एट 23,200 का लेवल एंड इट इज फेयरली वैल्यूड, मतलब लोअर देन 20 का पीई है, 19.6 19.8 के पीई पे चल रहा है, फेयरली वैल्यूड पीई है। एंड इस समय पीपल आर सेइंग मार्केट इज डन, देयर इज नथिंग इन इंडियन मार्केट्स, लेट्स टेक आवर मनी, चलो एलआरएस के हिसाब से यूएस चलते हैं, यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, यूएस डॉलर, यूएस स्टॉक्स में सारा पैसा लगा देते हैं, लेट्स सी। अब आपको मैं एआई का एक नैरेटिव बताता हूँ। एआई के नैरेटिव ये चल रहा है, जहां पे एआई के डेटा सेंटर क्रिएट हो रहे हैं, वहां पे एक तो थर्मल पावर प्लांट्स जैसी एनर्जी एमिट हो रही है, पानी खराब हो रहा है, वहां की जमीन खराब हो रही है, उससे क्या हो रहा है, वो जोन्स इनहैबिटेबल होती जा रही है। तो कितने ही एआई डेटा सेंटर्स आप बना लोगे और पूरे वर्ल्ड को इनहैबिटेबल करोगे क्या? पहली बात। दूसरी बात, एआई अब महंगा पड़ने लग गया है। जो चीज इन कंपनीज ने बनाई ये बोल के ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा, सस्ता पड़ता है, वही चीज महंगी पड़ रही है। एआई के टोकन्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, एआई को चलाने का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रैम, मेमोरी कॉस्ट, कंपोनेंट कॉस्ट जो लगती है, पूरा का पूरा डेटा सेंटर लगाने में जो कॉस्ट लग रही है पर पर्सन एम्प्लॉय कॉस्ट से कंपेयर करें तो एआई दुगना महंगा है। सी द थिंग इज कि किसी ने भी नहीं देखा है, पहली बार वर्ल्ड में एआई रैली आई है, सबके लिए पहली बार है। एआई का इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है, इसके आफ्टर मैथ या इसके रिपरकशन या इसके जो खामियां है वो समय के साथ पता चलेगी। प्लेनेट पे क्या है, लोगों पे क्या है, इकोनॉमी पे क्या है एंड बिजनेसेस पे क्या है, एंड अकॉर्डिंगली वो एक डिसीजन लेंगे। बट दैट डजंट मीन कि जो लेबर वर्कफोर्स होता है, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, सारी जॉब्स खत्म हो गई है और सब भाई एआई ले चुका है, अब हम घर पे पिज्जा बनाने लायक भी नहीं बचे हैं। ऐसा नहीं होता, और ये भी नहीं होता कि एफआईआई चलेगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट खत्म है। लेट मी टेल यू कि देखा अक्टूबर 24 से मार्च 25 निफ्टी 15% गिरा था। मेनली एक तो वो टैरिफ के चक्कर में भी गिरा था, बिकॉज मार्च 31 एंड अप्रैल 1 को टैरिफ अनाउंस हुए थे, तो उस समय मार्केट नीचे था एंड द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एफआईआईज भी सेल कर रहे थे, बट जितने लेके गए उतने ही पैसे डीआईआईज लेके आ गए। 2023 में भी हुआ था, जनवरी से मार्च के बीच में, फिर अप्रैल 23 में भी यही हुआ था। उसके बाद 2025 पूरा ईयर वॉलेटाइल था, बट फिर भी डीआईआई का इनफ्लो नहीं रुका। अब चाहे इसको एसआईपी मनी मान लो, चाहे इसको डीआईआईज के बाहर का पैसा मान लो, कुछ भी मान लो, एसआईपी के इनफ्लोज बढ़े हैं। 17,000 करोड़ 2 साल पहले से 33-32,000 करोड़ आ गए, डबल हो गए ऑलमोस्ट सिर्फ 2 साल के अंदर। तो अगर एफआईआईज बेच रहे हैं due to whatever the reason, I will share the reasons also, I will share the concerns also, due to whatever the reason, but DIIs खरीद भी तो रहे हैं। In the first time 25 साल में पहली बार हुआ है सितंबर 2025 में, जब DIIs actually outnumbered FIIs in terms of number of, मतलब amount of money जो invested है स्टॉक मार्केट में। मतलब DII owned 18.26 और FII owned 17.16। पहली बार हुआ है 25 साल में that DII is giving more money to Indian stock market, मतलब इंडियन मनी से इंडियन स्टॉक मार्केट चल रहा है।
टेक्निकली आप ये समझो। और एसआईपी की कहानी तो आपको पता ही है, 2 साल में डबल हो गई है, 31-32,000 करोड़ पे पहुंच गई है सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। पहले ये 15-17 हजार हुआ करती थी। और अब निफ्टी की थोड़ी सी हिस्ट्री बात करें इन टर्म्स ऑफ क्रैश, तो पहले 2008 का एक क्रैश आया, बैंकिंग क्राइसिस जो आया, 2020 में कोविड का क्रैश आया, 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर आया था, लोगों ने बोला खत्म, सब खत्म। अब आप देख लो उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक मार्केट भी खत्म बता दिया था, एनर्जी रिजर्व्स हमारी खत्म बता दी। इनफैक्ट यूक्रेन और रशिया का आज भी चलता आ रहा है, दोस गाइस आर स्टिल फाइटिंग, अभी भी लड़ रहे हैं वो, कोई किसी को बम गिरा देता है, कोई किसी का ड्रोन उड़ा देता है, चल रहा है। और कौन बात कर रहा है इसकी, कोई बात भी नहीं कर रहा है क्योंकि इतनी कॉमन हो गई ये चीज। तो ऑब्वियसली यूएस और ईरान के वॉर से कुछ एक्सपोजर बाहर निकल गए, कुछ वीक पॉइंट्स निकल के आए, जैसे लास्ट ईयर टैरिफ लगाने पे निकल के आए थे। तो मोदी जी ने क्या किया, कुछ अपनी पार्टनरशिप कर ली अलग अलग नेशंस का, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमने ट्रंप को एक तरीके से जवाब दिया कि भाई वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर टैरिफ्स। अब बात करते हैं मार्केट क्रैशेस की। देखो हमेशा ट्राई टू फाइंड अ बॉटम आप टाइम नहीं कर सकते, बट ट्राई टू फाइंड अ सपोर्ट लेवल। राइट नाउ इफ यू कैन सी 19.8 के पीई पे इट इज अ वेरी गुड सपोर्ट। राइट नाउ मार्केट इज ट्रेडिंग एट 23,223, 400 के लेवल पे। इसमें 200-400 ऊपर नीचे करते जाओ, दैट इज द सपोर्ट लेवल, बिकॉज यू विल सी 22,000 इज आल्सो सपोर्ट, 22,500 इज आल्सो support. So but if you are building right now fresh positions लगा रहे हो, तो let's say out of 100 rupees you can invest 30, 35 या 40 rupees. I'm assuming कि if there is one more bottom, तो अगर और bottom आता है, let's say 5% crash आता है, then I'll deploy my further 20% money. And बहुत ही बड़ा crash आ गया तो उसमें you can't do anything. But at the same point of time, try to find support levels. अब अगर मैं आपको अभी के crash की बात करूँ, simple, we are highly oil dependent country. That is why हमारा ईरान के साथ ये जो भी Strait of Hormuz बंद हुआ उससे बहुत बड़ा impact आया. But that is a temporary setback. US wants this war to go as long as possible. Why? Because US is also a producer of oil. उन्होंने वेनेजुएला की तो वो ले ही ली है कब्जे में। If you'll do some research, you will find वेनेजुएला का ऑयल काफी थिक ऑयल है। कुछ रिफाइनरीज में ही वो हो सकता है, जैसे अपनी जामनगर की फैसिलिटी है मोटा भाई की, उनकी कर सकती है। That is why there was a Trump का डॉटर विजिट इन जामनगर, if you know. But at the same point of time, US का जो ऑयल है, it is very expensive than comparatively दूसरे कंट्रीज के ऑयल से। So अगर जैसे ही $90-100 पर बैरल पे ऊपर आता है, US is making money उसके खुद के ऑयल पे ही। बट जैसे ही वो $60-70 पर बैरल आता है, यूएस इज मेकिंग लॉसेस बिकॉज उसको मार्केट लेवल पे मैच करनी पड़ेगी प्राइसेस। तो उसके लिए प्राइसेस सस्टेन करना इजी, और वो चाहेगा कि वॉर कंटिन्यू रहे, यही प्राइस रहे। बट इंडिया कांट सफर दैट बिकॉज वी आर हाईली ऑयल डिपेंडेंट। हमको रशिया से ऑयल लेना है, यूरोप से लेना है, मिडिल ईस्ट से लेना है, यूएस से भी लेना पड़ेगा, वेनेजुएला भी उसी का हो गया। तो सो द थिंग इज कि वी हैव टू कंटिन्यूअसली इंपोर्ट ऑयल, एंड जब तक ये टेम्पररी इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक मार्केट थोड़ा सा ऐसा करेंगे ही, बिकॉज प्राइसेस सस्टेन करने के लिए या तो आप पब्लिक के लिए प्राइस बढ़ा दो, बट जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है, जैसे बहुत सी इश्यूज है, अगर आप बहुत सी चीजें लोग बोलते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है, मनमानी हो रही है, दे डोंट टेक अकाउंटेबिलिटी, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट इज ऑल ओके, दैट वो एक पार्ट है, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया की इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट्स को उससे फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट बेसिकली हर कंपनी की अर्निंग्स के बेसिस पे चलता है कि कितना अच्छा वो कमा रहे हैं और कितना अच्छा वो मार्केट कमांड कर रहे हैं, एंड कितने वो पैसे बना के दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को। सिंपल, उसको एक करप्शन और ये इनटैंजिबल चीजों से फर्क नहीं पड़ता। एज अ सिटीजन आपको पड़ता होगा, एंड इट डज मैटर, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सिंस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, तो हम उससे नहीं भटकेंगे। व्हाट द करंट गवर्नमेंट इज डूइंग टू हैव मोर एंड मोर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल, वो ज्यादा मैटर करता है फॉर स्टॉक मार्केट। ये बात ध्यान रखना। कोई भी वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट डोमेस्टिक कंजम्पशन के बेसिस पे चलता है कि भाई कितना वहां का डोमेस्टिक मार्केट कंज्यूम करता है एंड कितना वो पैसा बाहर से आ सकता है। बाहर से क्यों आता है? बिकॉज पैसा लगाने के लिए कंपनीज की जरूरत होती है, कंपनीज एमएनसी सेटअप होती है, उससे पैसा आता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में इंडिया के बैंक सबसे ज्यादा क्लीन्ड बैंक्स है, बिकॉज आरबीआई के इंटरवेंशन इतना ज्यादा है, रेगुलेटेड इतना ज्यादा है। 1 to 2% तक के एनपीएस हैं टॉप बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इनके 1-2% से ज्यादा के एनपीए ही नहीं है। तो आप देखो कितना ज्यादा क्लीन अप हो चुका है फाइनेंशियल मार्केट्स का इंडिया में। सो दैट शोज कि एक बार आप चीज को सॉल्व कर लो, फिर वो साउंड एंड सिक्योर हो जाती है फॉर द लॉन्गर पार्ट ऑफ टाइम। इफ वी आर मेकिंग न्यू लॉज, इफ लेट्स से इंडिया में नया लॉ आता है फॉर एफआईआईस कि उनके लिए एसटीसीसी 0 है, यार ऐसे रजिस्ट्रेशन में इजी हो जाए, या लेट्स से उनको बोलते हैं कि भाई आपका 10% ही है या एलटीसी जितना ही टैक्स है फॉर एफआईआईस ओनली, तो एफआईआई का कितना इन्फ्लो आ जाएगा? और एफआईआई का इन्फ्लो आती है, आप देखो मार्केट 26,000 ऑल टाइम हाई, बिकॉज दैट्स हाउ द ऑप्टिक्स वर्क। एंड द सेकंड पार्ट जो रुपी का फॉल है, जो आईएनआर डेप्रिसिएशन है, सी दैट इज a structural issue. Why? Because we are highly oil dependent economy. क्योंकि we are energy dependent. What government can do it? हमारी dependency को shift कर सकती है। जो पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स है उनको इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट किया जा सकता है, पर वो 1 मिनट में शिफ्ट नहीं आएगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल लग सकते हैं। बट
अगर एक पॉलिसी आज एक ऐसी बनती है या ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं सो दैट नेक्स्ट 30 to 40 इयर्स में आपकी ऑयल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल वाली, एटलीस्ट इंडस्ट्रीज में लगता होगा, पर व्हीकल्स में कम हो जाए, दैट मीन्स यू आर अ वेरी सॉर्टेड इकोनॉमी। मतलब आप खुद में बैटरी बना रहे हो, सेल्स बना रहे हो, खुद में आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट्स इट। एफआईआई मनी की जरूरत कहाँ है आप ये बताओ। तो आईएनआर का फॉल भी वहां प्रोटेक्ट हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि हम ही एक्सपोज नहीं हुए, बाकी कंट्रीज कोई चांद पे नहीं गई। ईरान के वॉर की वजह से बहुत सी कंट्रीज की भी, चाइना की भी प्रॉब्लम आई है, बिकॉज उनकी भी डिपेंडेंसी ऑयल पे ही है। तो अगर उनको ऑयल नहीं मिला, हमको भी ऑयल नहीं मिला। तो ऐसा तो नहीं है ना हमारे गिरने पे दूसरी इकोनॉमी चांद पे चली गई। एक्सेप्शनल एक यूएस है, बिकॉज उनका एआई का नैरेटिव अलग चल रहा है, बट दैट सीम्स टू बी गेटिंग ओवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट कंजम्पशन ऑफ इंडिया। इंडिया में प्राइवेट कंजम्पशन आप कैसे मेजर करोगे? एक सबसे बड़ी चीज है लोगों का ट्रैवल, घूमना फिरना, और एक लोग गाड़ियां कितनी खरीद रहे हैं, बिकॉज ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं, इससे पता चलता है लोगों के पास डिस्क्रेशनरी इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बहुत ज्यादा है। लोग फालतू में गाड़ी खरीदेंगे नहीं, बिकॉज उनका खर्च करने को है तभी गाड़ी ले रहे हैं। दूसरा, वो फालतू में घूमना फिरना करेंगे नहीं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं खर्चने को, इसलिए वो खर्च रहे हैं। बस ध्यान रखना, मैं कमर्शियल यूज की नहीं बात कर रहा, मैं कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कंजम्पशन की, एज अ टूरिस्ट, एज अ डे टू डे रिटेल पर्सन। तो लेट्स टॉक अबाउट द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ऑफ इंडिया, उसकी सेल्स की बात करते हैं। ये रहा डेटा, 43 मिलियन यूनिट्स बिके 24-25 में, हाईएस्ट एवर। उसके बाद 25 से अगर आप 24 की बात करें तो 3% का ग्रोथ है, एंड नवंबर 2025 में 4 लाख यूनिट्स, 18% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ, मतलब लास्ट नवंबर से 18% ज्यादा। उसी के बाद दिसंबर में लास्ट ईयर से 30% ग्रोथ सेम मंथ में। मार्च में भी 14%, लास्ट मंथ के मार्च से इस मंथ के मार्च में 14% ग्रोथ है। एंड अप्रैल 2026 में हाईएस्ट एवर है 3.7 लाख यूनिट्स। मतलब गाड़ियों की सेल्स तो हो रही है यार, तो कंजम्पशन कहां से गिर रहा है पहले तो एक बात बताओ। और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट भी बढ़ता जा रहा है। अगर आप ये देखोगे, पहले 10-20% इलेक्ट्रिक गाड़ी होती थी, अब 30-40% का इलेक्ट्रिक व्हीकल का कमांड होने वाला है मार्केट शेयर का। प्राइवेट कंजम्पशन 2.1 ट्रिलियन है, 1.1 ट्रिलियन था 10 साल पहले, तो डबल हो गया है 10 साल में। दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट इंडिया में बन चुका है, लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। 11% का ग्रोथ है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में। चलो एयरपोर्ट बनने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि लोग अब फ्लाइट में ट्रैवल करने लगे हैं, तो दैट मीन्स कि कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, एविएशन में भी हम आगे। मतलब ऐसी चीजों में खर्चा जा रहा है जो कि क्राइसिस के टाइम में नहीं खर्चेगा यार इंसान। लोगों को जरूरत है इसलिए वो खर्च रहे हैं, लोगों का पैसा पड़ा है इसलिए वो खर्च रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिप्लॉयमेंट प्लान। अगर आप फ्रेश मनी आज इंट्रोड्यूस करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। लेट्स से 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है हाइपोथेटिकली, 23,000 लेवल पे यू कैन डिप्लॉय 20%, 22,500 पे 25%, 22,000 पे 30%। अब मुझे ही नहीं पता और क्या बॉटम आएगा, किसी को भी नहीं पता, नो वन कैन टाइम इट। हो सकता है यही बॉटम हो 23,000, इससे ऊपर चला जाए। इट इज व्हाट इट इज। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो पैसा बन रहा है वो ठीक है, जो नहीं बन पाया वो नहीं बन पाया। यू कांट टाइम द मार्केट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मैं ब्लड बाथ वाले डेज पे बाय करता हूँ। जब मार्केट 1-1.5-2% नीचे आ जाता है ना, एकदम हालत टाइट हो जाती है, लोगों को भागने की लगती है, पैनिक, सब खत्म, स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द इकोनॉमी, मैं उस दिन खरीदता हूँ। थोड़ा सा यू हैव टू हैव अ थिकर स्किन, a bigger appetite of losses, तभी जाके आपका पैसा बन पाएगा। बट if you are willing to make wealth, थोड़ा सा हिट तो लेना ही पड़ेगा ऑन योर मनी। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई स्टॉक बताओ कौन सा लेना, टाइम मत वेस्ट करो, निफ्टी 50, सिंपल। बिकॉज द थिंग इज कि अभी अगर आप कोई कन्विक्शन बेट नहीं ले सकते, आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा ओवर वैल्यू अंडर, सिंपल निफ्टी 50 द बेस्ट इंडेक्स दैट यू कैन बाय, बिकॉज वो अपने यहाँ पे कंपनी निकालता है और ऐड करता रहता है। टॉप 50 कंपनी उसको लेनी है, जो कंपनी अच्छा कर रही होगी अपने आप एल्गोरिथम में आ जाएगी, जो नहीं कर रही होगी अपने आप चली जाएगी। एक टाइम पे सुज़लॉन भी निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करता था, बट नहीं कर पाई सस्टेन, तो चली गई। निफ्टी 50 तो अपना भाई है, तो टॉप 50 कंपनीज है, जितना गिरता जाए 1-2% के फॉल पे आप उतना ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सो दैट एक्चुअली आप अपनी कॉस्ट को एवरेज करते जाएंगे विद टाइम। भाई रिटर्न गारंटीड नहीं है, ग्रोथ गारंटीड नहीं है, बट एटलीस्ट 10 से 14% की रेंज में इट विल मेक यू अ CAGR, बिकॉज लास्ट 20-30 ईयर्स का डेटा यही है। एंड इफ यू कंसिडर द मैथ बिहाइंड इट, 12-14% क्या अगर इज अ वेरी गुड CAGR कंसिडरिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही मतलब है। अब देखो ये सब बातें बोलना बहुत ईजी है, द प्रॉब्लम इसकी जब ये चीज हो रही होती है, जब मार्केट लाल हो रहा होता है, तब इंसान के पसीने छूट जाते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि हाँ दिस इज अ मार्केट क्रैश, लेट्स एक्यूमुलेट सम, सारे नहीं, ऑल नहीं। इसीलिए मैंने आपको प्लान बनाया 23,000 पे, 25,000, 22,500 पे, 22 पे, 21 पे एंड सो ऑन।